एक कौवे की ज्ञानवर्धक बातें जरूर सुनिए। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जो नसीब में होता है मिलकर ही रहता है। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक आम का वृक्ष था। उस पर आम के फल भी लगे हुए थे। एक आम का फल वृक्ष से थोड़ा नीचे की तरफ को लटक रहा था। वहीं पर एक लोमड़ी आ जाती है और आम के पके हुए फल को देखकर उस आम के फल को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ऊपर को कूदती है और उछलती है, लेकिन आम के फल तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी आम के फल तक नहीं पहुंच पा रही है। इस आम के वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कौवा लोमड़ी की हरकत को देख रहा था। अंत में कौवे ने कहा, अरे लोमड़ी बहन, फल तुम्हारे नसीब में नहीं है, क्योंकि जब कोई वस्तु नसीब में नहीं होती तब कितनी भी कोशिश करो वह मिलती नहीं है। लोमड़ी कौवे की बात को सुनकर कहने लगी, अरे कौवे, तू कैसे बातें करता है? नसीब की बात कर रहा है। कर्म करना चाहिए और कर्म करने से फल अवश्य मिलेगा। और तू कह रहा है कि नसीब में नहीं है, तब तक कोई चीज नहीं मिलती। कौवा कहता है, लोमड़ी बहन, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है कि लोमड़ी बहन, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वह पंडित बहुत ही धनवान था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक लड़की थी। लड़की विवाह योग्य हो गई तो उसने विचार किया कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। थोड़ी दूर पर एक गांव था। उस गांव में भी एक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक लड़का था। लड़का बहुत ही सुंदर था। उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। वह पंडित उन ब्राह्मण के घर गया। लड़के को देख करके वह पंडित बहुत ही प्रसन्न हुआ। शादी पक्की कर दी। कुछ समय के बाद पंडित ने अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण के लड़के से कर दी। पंडित की बेटी अपने ससुराल चली जाती है। बड़ी चैन से उसकी जिंदगी गुजरने लगती है। किंतु कुछ समय बाद पंडित जी की बेटी का पति गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है। संगत का प्रभाव उसके ऊपर इतना पड़ा कि वह तो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा पान करने लगा और मांस भी खाने लगा। वेश्याओं के साथ घूमने लगा, उनके नृत्य कला को देखने लगा और अपने धन को बर्बाद करने लगा। धीरे धीरे यूं ही समय आगे बढ़ा और ब्राह्मण के लड़के ने अपने घर का सारा धन दौलत सब इसी तरीके से अय्याशी में बर्बाद कर दिया। अब वह बहुत गरीब हो चुका था। अब तो खाने के लिए लाले पड़ते थे। बाद में लड़के को पश्चाताप होता है। वह बहुत दुखी हुआ और पत्नी से कहने लगा, मैंने गलत किया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे माफ करना, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। अब वह मेहनत मजदूरी करने लगा, किंतु उसका गुजारा नहीं होता था। गलत काम करने से जो नसीब और भाग्य में होता है वह भी मुख मोड़ लेता है। इसके बाद अब पंडित की बेटी और ब्राह्मण का लड़का बहुत ही परेशान और बहुत दुखी थे। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप मेरे साथ मेरे पिताजी के घर चले। वहां 2-3 दिन रुकेंगे। वापस आते समय हमारे माता पिता कुछ ना कुछ जरूर देंगे, हमारी मदद जरूर करेंगे, हमें विश्वास है। अपनी पत्नी की बात मान करके वह ब्राह्मण का लड़का अपनी पत्नी को लेकर उस पंडित के घर गया। जैसे ही पंडित जी के घर पर आया, पंडिताइन ने का अपनी बेटी को देखा, दामाद को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुई। बहुत स्वागत सम्मान किया। पंडिताइन को मालूम था कि हमारी बेटी बहुत दुखी है। जब बेटी दामाद घर पर आकर रुक जाती है तो दूसरे दिन पंडिताइन ने अपने पंडित से कहा, आपके पास भगवान की इच्छा से किसी बात की कमी नहीं है, धन दौलत के भंडार है और आपकी बेटी दुखी है, इसकी कुछ मदद कर दीजिए।
ब्राह्मण कहने लगा, पंडिताइन, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दामाद ने गलत काम किए हैं, धन दौलत को बर्बाद किया है। इसलिए इसके गलत काम से, गलत कार्यों से इसका भाग्य, इसका नसीब बिल्कुल मुख मोड़ चुका है। इसलिए मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसके नसीब में, इसके भाग्य में अभी कुछ नहीं है। इसके भाग्य नसीब में कुछ दिनों के लिए दुख लिखा हुआ है, जो उसे उठाने ही पड़ेंगे। पंडिताइन कहने लगी, स्वामी, वह बात तो सही है, लेकिन आप हर बात से समर्थ हैं, इसलिए इसकी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। आपकी बेटी है, आपका दामाद है, और दामाद पुत्र के समान होता है। आपका फर्ज बनता है कि बेटी और दामाद की मदद करे। पंडित जी ने फिर समझाया पंडिताइन को कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना, इसका नसीब अभी साथ नहीं दे रहा है। उनके लिए कुछ समय तक दुख उठाने के लिए लिखे, जो उन्हें उठाने ही पड़ेंगे। हम इसकी क्या मदद करें? इस तरीके से पंडिताइन को समझाने के बाद पंडित जी घर से निकल जाता है। लेकिन पंडिताइन बहुत परेशान थी, क्योंकि वह उनकी बेटी थी। इधर पंडिताइन की बेटी मदद के लिए बार बार कहना चाहती है, कोशिश कर रही है, किंतु वह कह नहीं पाती। उधर पंडिताइन का दामाद भी पंडित जी से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इसी तरीके से 2-4 दिन व्यतीत हो जाती है। बेटी ने समझा कि हाँ, अब कोई मदद नहीं मिलने वाली है। हमारे माता पिता मदद के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। अब हम अपने ही घर चलते हैं। उसने ब्राह्मण के लड़के से कहा, चलिए स्वामी, अब अपने ही घर चलते हैं। अगर किस्मत में दुख लिखा है तो दुख उठाएंगे। अगले दिन सुबह लड़की ने अपने माता से कहा कि अब मैं जाना चाहती हूँ। पिताजी को बुलवाया और कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, हम अपने घर जाना चाहते हैं। पिताजी ने जवाब दिया, ठीक है बेटी, जाओ। अब माँ तो माँ ही होती है। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर देती हूँ, घर पर जाकर खा लेना। शाम के समय भोजन कहाँ बनाओगी? माँ ने भोजन में पुड़िया कचौरियाँ बनाई। उसके बाद में अपनी बेटी के लिए कुछ लड्डू बनाए और लड्डू में पिताजी से छुपाकर सोने की मोहरें रख दी। बेटी को जाकर दे दिया और कहा, जाओ बेटी, यह लड्डू घर पर जाकर खाना। पूरी सब्जी और लड्डू को लेकर अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद पंडित जी की बेटी अपने पति के साथ में घर के लिए चल देती है। चलते चलते शाम होने लगी थी और इधर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि किसी सवारी से वह घर जल्दी पहुंच जाते। घर बहुत दूर था, शाम होने ही वाली थी। तब तक एक तांगे वाला आ रहा था। तांगे वाले के लिए उसे बेटी ने और उस लड़के ने हाथ दिया। कहा, भाई साहब, हमें हमारे घर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि देर हो रही है। तांगे वाले ने किराए के लिए कुछ पैसे पूछे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, यह लड्डू है तो यह आप ले लेना और हमें इसके बदले में घर पहुंचा देना। उस तांगे वाले को दया आ जाती है। वह उन लोगों को घर छोड़ देता है और लड्डू लेकर अपने घर चल देता है। वह भी बहुत गरीब था। उसने सोचा, इन लड्डुओं का मैं क्या करूंगा, चलो मंदिर के हवाई को बेच देते हैं। उसे जो पैसे आएंगे उसे हम चावल खरीदेंगे, जिससे हमारे बीवी बच्चों का पेट भरेगा। तांगे वाला हलवाई के पास पहुंचा और उसने लड्डू को बेच दिया और पैसे लेकर चावल खरीदे और चावल को लेकर वह अपने घर चला गया। इधर क्या होता है, गांव के मुखिया हवन और यज्ञ करना चाहते थे, भगवान की कथा करना चाहते थे। पंडित जी को बुलवाया, जो उस बेटी के पिता थे। उनसे कथा का सामान लिखवाया। पंडित जी ने लड्डू भी लिखा। मुखिया सारा सामान लेकर आते हैं।
पंडित जी कथा करने पहुंचते हैं। पंडित जी ने कथा की यज्ञ हवन किया और जो लड्डू मंगवाए थे इस हलवाई के यहाँ से आए थे, जहाँ तांगे वाला बेच करके गया था। गांव के मुखिया ने उन लड्डू को पंडित जी को दे दिया और कहा कि पंडित जी आपका प्रसाद है। उन लड्डू को लेकर पंडित जी अपने घर आते हैं, पंडिताइन को देते हैं और पंडिताइन जब लड्डू को खाती है तो उसमें सोने की मोहरें निकलती है। पंडिताइन ने लड्डू पहचान लिए और पहचान करके रोने लगी। तो पंडित जी ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू है? पंडिताइन जी ने जवाब दिया कि महाराज, आप सही कहते थे कि जब तक किसी के नसीब में कोई वस्तु नहीं होती है तब तक वह कितने चाहे कोशिश कर ले, चाहे लोग उसकी कितनी भी मदद करें, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। पंडित जी कहने लगे, वह कैसे, क्या कारण है? महाराज, आपसे छुपाकर मैंने जो लड्डू बनाए थे उसमें सोने की मोहरें रख दी थी कि हमारे दामाद बेटी घर पर जाएंगे, जब ये लड्डू खाएंगे सोने की मोहरें निकलेगी तो उनके लिए कोई ना कोई कुछ सहारा मिल जाएगा। लेकिन यह लड्डू वही है जो आप लेकर के आई हैं। यह वही लड्डू है जो मैंने बनाए थे। आज मैं आपकी बात को सत्य मान गई कि कितनी भी कोशिश करो, जब तक नसीब खुलता नहीं है, भाग्य में प्रकाश नहीं होता है, तब तक उसने कुछ नहीं मिलता है। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ समय बाद पंडिताइन के बेटी और दामाद के घर में खुशियां आती है। जो काम रुके थे सब बनने लगते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में खुशियां आ ही जाती है और सारा धन इकट्ठा होने लगता है। वह कौवा लोमड़ी को समझाता हुआ बोला कि जब तक नसीब में कोई वस्तु नहीं होती तब तक कितनी भी कोशिश करो कुछ मिलता नहीं है। वह लोमड़ी कौवे की कहानी सुनकर वहां से चली जाती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारा नसीब बंद पड़ा है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब हमारा भाग्य खुलेगा हमारे रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि नसीब कर्म से बड़ा बनता है। बात सत्य है, अच्छे कर्म करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती है, लेकिन अच्छा कर्म भी इंसान तब तक करेगा जब उसका नसीब साथ देगा। जब नसीब ही साथ नहीं देगा तो वह अच्छा करेगा ही नहीं। यह भी बात सत्य है।